हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का अगला सनसनीखेज भाग, जिसका नाम है खूनी खिलौने और जिसके लेखक हैं अनुपम सिन्हा जी। उफ, मेरी मोटरसाइकिल बोना वामन के गिराए हुए सैकड़ों कंचों पर से फिसल रही है। हा हा, बोना वामन को पकड़ पाने का ख्वाब छोड़ दो सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि बोना वामन हमेशा एक ना एक ट्रिक बचा कर ही रखता है। अधिकतर अपराधों की कहानी रात के अंधेरे से ही शुरू होती है, क्योंकि रात में सोने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और जागने वाले कम होते हैं। कर्नल वर्मा का घर यही है राहु। इसके अंदर घुसना तो बाएं हाथ का खेल है केतु। और कुछ ही देर बाद मकान के अंदर के अंधकार में दो जोड़ी आंखें कोई खास चीज़ ढूंढ रही थी। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसको ड्राइंग रूम में ही रखा होना चाहिए। यह रही। वेरी गुड, काम बहुत आराम से हो गया है। अब यहाँ से फटाफट बाहर निकल लेते हैं। तभी कमरे की बत्तियां जल उठी। रुक जाओ, अब अगर 1 इंच भी हिले तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन कर्नल वर्मा की इस धमकी का राहु केतु पर कोई असर नहीं पड़ा। उफ केतु, अब यहाँ पर और देर रुकने से कर्नल वर्मा की नींद खराब हो जाएगी। अपनी चेतावनी पर असर ना होता देख कर्नल वर्मा की उंगलियां ट्रिगर पर दब गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अरे, ये दोनों बुलेट प्रूफ पोशाकें पहने हुए हैं। राहु, किसी ने गोलियों की आवाज़ सुन ली तो गड़बड़ हो सकती है। इसको अब चुप करना ही होगा। मैं तो इसको अभी चुप कर देता हूँ। राहु का हाथ हवा में घूमा और हवा में उड़ी एक फ्लाइंग डिस्क पहले कर्नल वर्मा के हाथ से टकराई और फिर सिर से। बेहोश होने से पहले कर्नल वर्मा सिर्फ इतना समझ पाए कि यह फ्लाइंग डिस्क प्लास्टिक की नहीं बल्कि लोहे की थी। राहु केतु का भाग्य पूरी तरह से उनके साथ नहीं था, क्योंकि रात के सन्नाटे में आवाज़ें बहुत दूर तक जाती हैं। ये गोलियों की आवाज़ शायद उस मकान से आई थी। अब मेरा शक पक्का हो गया है। उस घर से 2 आदमी बाहर निकल रहे हैं। इस नाटक को तो मैं अब यहीं ख़त्म कर देता हूँ। राहु केतु अपनी गाड़ी की तरफ लपके, पर उनको बीच में ही रुक जाना पड़ा। तुम जैसे गुंडे मेरे शहर में अगर छींक भी मारते हैं तो मुझे पता चल जाता। राहु, हमको इसे भी रास्ते से हटाना होगा। अभी लो, मैं इसे भी रास्ते से हटा देता हूँ। लेकिन ध्रुव और कर्नल वर्मा में थोड़ा फर्क था। और फिर ध्रुव का हाथ राहु के शरीर से जा टकराया, लेकिन नुकसान ध्रुव के हाथ को ही हुआ। उफ, ये पोशाकें तो किसी बहुत सख्त चीज़ की बनी हुई हैं। ये पोशाकें बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ फाइबर की बनी है कमांडो, और इनकी हल्की सी एक भी चोट तेरे सारे दो तोड़ सकती है। पहला बार तो ध्रुव किसी तरह से सह गया, लेकिन दूसरे बार से उसका सर झन्ना गया था। पर ध्रुव ऐसे ना जाने कितनी लड़ाइयों से पल भर में ही बाहर निकल आता है सुपर कमांडो ध्रुव। अगले ही पल हवा में उड़ता हुआ राहु का शरीर असावधान खड़े केतु के शरीर से टकराया, और इससे पहले कि दोनों संभल कर उठ पाते, ध्रुव ने केतु के पैरों को पकड़कर तेजी से हवा में मुदगर की तरह घुमाया और एक जोरदार आवाज़ के साथ राहु के फाइबर सूट के दरारें पड़ गईं। मेरा ख्याल सही था। लोहा ही लोहे को काटता है, और ऐसे फाइबर सूट को दूसरा फाइबर सूट ही तोड़ सकता है। राहु, भागो। अभी इससे लड़ने में हमें समय खराब करना हमारे लिए मूर्खता होगी। भाग कर कहाँ जाओगे? तुम्हारा पीछा तो मैं जानूम तक नहीं छोड़ूंगा। उफ, राहु के फाइबर सूट से एक ज्वलनशील पदार्थ की मोटी धार निकली, और पलक झपकते ही आग की लपटों की एक ऊंची दीवार खड़ी हो गई थी। फायर प्रूफ फाइबर की पोशाक पहने राहु केतु के लिए आग की दीवार को पार करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ध्रुव की पोशाक फायर प्रूफ नहीं थी, और वह राहु को भागते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका सिवाय छानबीन के। चोरी तो हुई है ध्रुव, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की, तुम्हारी मूर्ति की। मेरी मूर्ति की? हाँ, वही जिसको मेरे बेटे ने पिछले हफ्ते निशानेबाजी प्रतियोगिता में जीता था। ओह, मुझे याद आया। उस निशानेबाजी प्रतियोगिता में 4 प्रथम पुरस्कार थे। मेरी खास तौर पर बनाई गई 4 मूर्तियाँ, और उनको अलग अलग निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में 4 बच्चों ने जीता था। पर उन मूर्तियों में चुराने लायक तो कोई खासियत नहीं थी। कुछ तो होगी ध्रुव, ये मामूली चोर नहीं थे। कर्नल, बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ सूट पहनकर कोई मामूली मूर्ति चुराने नहीं आता है। आखिर यह चक्कर क्या है? सिर चकरा देने वाला था ये ध्रुव का। इंस्पेक्टर, तुम्हारा मैसेज मिलते ही हम चल पड़े थे ध्रुव, और देखो यहाँ से थोड़ी दूर पर हमको क्या मिला है। तुम्हारी मूर्ति के चिथड़े मिले हैं। क्या इतनी मेहनत सिर्फ मूर्ति के चिथड़े करने के लिए? लगता है किसी पागल अपराधी को तुम्हारी मूर्ति से चिढ़ हो गई है ध्रुव। नहीं इंस्पेक्टर, मामला कुछ और ही है। कोई गहरा और खतरनाक मामला है। ध्रुव का आभास कभी गलत नहीं होता था, क्योंकि उसी वक्त राजनगर तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंह द्वीप में स्थित अमेघ नारक जेल में, जहाँ पर देश के सिर्फ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था,
हमने चारों मूर्तियों का पता लगा लिया है वामन। राहु केतु एक मूर्ति उठाने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन क्या, लेकिन बदकिस्मती से उनकी मुठभेड़ ध्रुव से हो गई। पर चिंता की कोई बात नहीं है, वे ध्रुव से बचकर भाग निकले हैं। तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख हो वकील, यह काम चुपचाप होना चाहिए था। अब बाकी तीनों मूर्तियों को उठाना इतना आसान नहीं हो गया, क्योंकि अब ध्रुव उन मूर्तियों के बारे में जान गया है। मुझे अब किसी ना किसी तरह से इस जेल से निकलना होगा। आज इस जेल में एक नया कैदी आ रहा है, प्रोफेसर काले उर्फ धवनीराज। वेरी गुड। नया कैदी आने पर अधिकतर गार्डों का ध्यान उसी की तरफ लगा रहता है। यहाँ से फुटने का अच्छा मौका है आज। और शाम को एक पुलिस बोट स्विंग द्वीप की तरफ बढ़ रही थी। काले का इंटरव्यू हो गया चंडिका। अब जेल की कुछ फोटो खींचने के बाद मेरा आर्टिकल पूरा हो जाएगा और काले को सुरक्षित जेल पहुंचा देने के बाद मेरी ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी। और कुछ देर बाद, यह किसका सेल है इंस्पेक्टर? इसमें तो खिलौने ही खिलौने भरे हैं। यह वामन का सेल है, इस जेल का सबसे बुद्धिमान खूंखार अपराधी वह रहा। इसको जब तक खिलौने ना दिए जाए तब तक यह हंगामा करता ही रहता है। खिलौने से इसका इतना लगाव है कि यह अपने सारे अपराध भी खिलौने से ही करता है। लगता है कि उम्र के कारण साथ साथ कद न बढ़ने के कारण इसका खेलने का शौक अभी खत्म नहीं हुआ है। हा हा, हंस लो मूर्खो हंस लो। अभी वामन का खेल शुरू होने में कुछ मिनट बाकी हैं। कुछ मिनटों बाद वामन रिहा हो जाएगा और मेरे खिलौने ही मेरी रिहाई का फरमान बनेंगे, क्योंकि अब ये खिलौने मामूली खिलौने नहीं हैं। मैंने इनको उन घातक हथियारों में बदल दिया है जो मेरे रास्ते में आने वाले हर शख्स को मौत की नींद सुला देंगे। रास्ता साफ है, अब वामन का खेल शुरू हो चुका है। चल मेरे योयो, दिखा दे अपना कमाल। हवा में उड़ा हुआ योयो गार्ड की गर्दन से जा लिपटा और एक झटके से गार्ड का शरीर पीछे खींचने लगा था। कुछ ही पलों बाद वामन गार्ड की जेब से चाबियां निकाल रहा था। इस घटना से अनजान नताशा और चंडिका धवनीराज में व्यस्त थी। यह आखिरी फोटो कल के इंडियन टाइम्स के फ्रंट पेज पर आएगी। मेरा भी काम पूरा हो गया, अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। तभी ओ माय गॉड, यह तो इमरजेंसी अलार्म है। मामला इमरजेंसी वाला ही था। रुक जाओ वामन और अपने सेल में वापस लौट जाओ, वरना हमको गोलियां चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मेरी फौज तुमको इसका मौका नहीं देगी। इन खिलौनों को तुम फौज कहते हो वामन? खिलौनों से खेलते खेलते तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया वामन। हा हा, तुम्हारी बत्ती सी तो मैं अभी झाड़ देता पुलिसिए, पर अगले ही पल नारक जेल में तूफान फूट पड़ा था। हे भगवान, इस खिलौने वाली तोप से तो सचमुच के छोटे गोले छूट रहे हैं। ये खिलौने वाले सिपाही भी असली मार को बुलेट दाग रहे हैं और ये हवाई जहाज कंचे जितने बड़े असली बम गिरा रहे हैं। आश्चर्यचकित सुरक्षा कर्मियों को अपने बचाव तक का मौका नहीं मिला था और चंडिका और नताशा घटनास्थल पर पहुंचने तक मैदान साफ हो चुका था। यह तो वही है चंडिका, खिलौनों वाला बोना। और तभी बचो नताशा, ये रोबोट असली लेजर किरणें छोड़ रहे हैं। हा हा, तुम दोनों अगर यहाँ ना आती तो कुछ और दिन जिंदा रह लेती, पर अब मेरी सेना तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये खिलौने अब हम पर हमला कर रहे हैं नताशा, तो करने दो। तुम टैंकों को संभालो और मैं प्लेनों को संभालती हूँ। मुँह तोपों से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं है। नताशा ने खुद मुश्किल काम लेकर मुझे आसान काम दे दिया। एक तोप की नली से गोला छूटने को तैयार था और उसी पल चंडिका का पैर घुमा और गोला एक दूसरे निशाने की ओर बढ़ चला और तभी एक जोरदार धमाका होता है। एक टैंक तो गया, अब दूसरा टैंक चंडिका की उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज था। ओ माय गॉड, चंडिका को टैंक ने घायल कर दिया है और कुछ ही पलों में मेरा भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि ये खिलौने संख्या में बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसे ख़त्म कर पाना संभव नहीं है। एक मिनट, यह बोना इन खिलौनों को अपनी बेल्ट में लगे कंट्रोल से नियंत्रित कर रहा है। अब मुझे वार करने की सही जगह मिल गई है और अगले ही पल हवाई हमलों से बचती नताशा वोना वामन और रोबोट के बीच में आ गई। रोबोट नताशा की तरफ लपका और इसमें से एक लेजर किरण निकलकर नताशा की तरफ बढ़ चली थी। नताशा का शरीर एक बार फिर हवा में उछला और लेजर किरण ने बोना वामन की बेल्ट के चिथड़े उड़ा दिए थे। कंट्रोल के नष्ट होते ही सारे घातक खिलौने अपने अपने स्थान पर रुक गए थे। खेलने का टाइम खत्म हुआ मुन्ने राजा, अब तुम मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे सेल तक पहुंचा दूंगी। तुमने अभी बोना वामन के बारे में सुना नहीं है छोकरी, वरना तू यहाँ पर रुकने का साहस तक नहीं करती। वामन हमेशा एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है, पर अब चंडिका संभल चुकी थी और नता से बचकर वामन भाग रहा था। पर उस तरफ तो कॉरिडोर खत्म हो जाता है, उधर भागने का कोई रास्ता नहीं है। पर कुछ भी हो, मैं इसको भागने नहीं दूंगी। चंडिका का हाथ घुमा और एक टैंक तेजी से फिसलता हुआ भागते वामन के पैरों के नीचे आ गया था। पर इस पर से फिसलकर वामन के अंत में लगे शीशे को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। ओ माय गॉड, वामन बाहर गिर रहा है। हम लोग चौथी मंजिल पर है, इतनी ऊपर से गिरकर तो इसका राम नाम सत्य हो जाएगा।
बाहर जागते ही चंडिका के चेहरे पर आश्चर्य के भाव भर आए। कमाल है, मुझे यह सब देखकर यकीन नहीं हो रहा। क्या हुआ चंडिका? बाहर देखो नताशा, तो तुम खुद ही समझ जाओगी। बाय बाय लड़कियों, मैंने कहा था ना कि वामन हमेशा एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। देखते ही देखते तेज गति से उड़ता हुआ वामन आंखों से ओझल हो गया। वामन के भागने की खबर जेल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। डैम इट, वामन नारक जेल जैसी सुरक्षित जगह से खिलौनों की मदद से भाग निकला। लगता है मेरी किस्मत में जरा सा भी आराम नहीं लिखा है। पहले मेरी मूर्ति की चोरी और अब वामन का खिलौनों की मदद से भागना। दोनों की जगह खिलौने। क्या इन दोनों घटनाओं का आपस में कुछ संबंध है? अगर होगा तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। वामन काम तुरंत निपटाने में यकीन करता है। वामन के बारे में इंस्पेक्टर का ख्याल एकदम सही था। वेलकम बॉस, आपके बगैर यह अड्डा एकदम सूना पड़ा था। मक्खनबाजी छोड़ो राहु केतु, काम की बात करो। उस मूर्ति से काम बना या नहीं? नहीं बॉस, नहीं बना। हमको दूसरी मूर्ति को हासिल करना होगा, और अगर उसे भी काम नहीं बना तो तीसरी और फिर चौथी। कर्नल वर्मा के बाद अब किसका नंबर है? श्याम सुंदर का। कल उसके बेटे का जन्मदिन है, एक बड़ी पार्टी भी होगी। वेरी गुड, एकदम फर्स्ट क्लास मौका है। सनी और तुम कल उस पार्टी में एक गिफ्ट लेकर जाओगे, है खिलौना, छोटा सा गोरिल्ला। प्यारे बच्चे को वामन अंकल की तरफ से सप्रेम भेंट। हा हा हा। ध्रुव वामन के इस प्लान से अनजान था, लेकिन फिर भी ध्रुव और वामन के रास्ते एक दिन बाद कटने वाले थे। लो भैया, अभी आ गया है। अब इसमें क्या खास बात है? मैं तो रोज ही आता हूँ, पर आज तुम 1 घंटे बाद आते तो हम लोग तुमको नहीं मिलते। नहीं मिलते क्या मतलब? मतलब पापा को एक सरप्राइज इन्फेक्शन पर जाना है और मम्मी भी उनके साथ ही जा रही है, और मैं कुछ दिनों के लिए नताशा के पास रहने जा रही हूँ। नता के साथ क्यों रहना चाहती हो? मेरे साथ क्यों नहीं रहना? क्योंकि मुझे झगड़ालू लोगों के साथ अकेले रहने से डर लगता है। पर सच बात तो यह है कि वहाँ से मुझे वामन को ढूंढने में ज़्यादा आसानी रहेगी। यह सब तो ठीक है, पर फिर कल राय बहादुर श्याम सुंदर की पार्टी में कौन जाएगा? वैसे तो मैं और तुम्हारे पापा ही जाते, पर अब तुमको अकेले ही जाना होगा बेटा। हे भगवान, यह कहाँ फंस गया मैं। पार्टी में तो जाना ही पड़ेगा ध्रुव, वरना श्याम सुंदर बुरा मान जाएंगे। आखिर दुनियादारी भी तो कोई चीज़ होती है। ओके पापा, मैं चला जाऊंगा। एक बोर पार्टी के बारे में शामिल होने के लिए ध्रुव का ख्याल जल्दी ही गलत साबित होने वाला था, क्योंकि अगले दिन शाम को हैप्पी बर्थडे बेटा, थैंक्स अंकल। बर्थडे पर शानदार दर्जनों खिलौने मिले ध्रुव, पर इसका खिलौना फिर भी यह रहेगा तुम्हारी मूर्ति। मेरी मूर्ति? कौन सी मूर्ति? यह मूर्ति, अरे वही मूर्ति जो सामू ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में जीती थी। ओ गॉड, वैसी एक मूर्ति आपके पास भी है? मेरे नहीं, सामू के पास है, पर शायद किस्मत मुझको सही जगह पर ले आई है। मेरी छठी इंद्रियां यही कह रही हैं कि आसपास ही कोई खतरा है, पर कहाँ पर है वह खतरा? एक मिनट, वह बच्चा नहीं है। मुझे उसके हाथ पर बाल दिखाई नहीं दे रहे। यानी है बोना वामन, बोना मामन। उफ, आइसक्रीम भी पूरी खाने नहीं देते तुम लोग मुझे। वाह, तुमने तो केक काटने से पहले ही मुझे पहचान गए, और केक कटने से पहले मैं तुमको पुलिस के पास भी पहुंचा दूंगा। हा हा हा। मैं ऐसी बातों से निपटने के लिए अपने गोरिल्ला को लेकर आया हूँ। क्या इस खिलौने को? यह मामूली खिलौना नहीं है कमांडो, यह बुलेट प्रूफ रबड़ का बना खिलौना है। यह चलता है, बोलता है और पिटाई भी करता है, और जब इसमें अपने आप हवा भरने लगती है तो यह किंग कोंग साइज का हो जाता है। हे भगवान, इसका आकार सचमुच बढ़ता ही जा रहा है। और देखते ही देखते गोरेले का शरीर 20 फुट ऊंची छत को छूने लगा था। मेहमानों की भीड़ बदहवासी होकर भागने लगती है। चारों तरफ शोर मच जाता है। अब वह खिलौना तो एक दूसरा आदमी लेकर आया था, इस वक्त वह कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि वह जरूर मेरी मूर्ति ढूंढने अंदर गया है, पर इस वक्त उसको पकड़ने से ज़्यादा जरूरी इस गोरिल्ला को रोकना है। अगले ही पल ध्रुव का सोचता हुआ दिमाग सोचने लायक नहीं रहा। उफ, यह तो बहुत फुर्ती से मारता है, पर मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ध्रुव ने संभल पाने से पहले ही दूसरा वार ध्रुव के शरीर से जा टकराया, और दूसरे वार ने ध्रुव को लगभग बेहोशी की कगार पर पहुंचा दिया था। उफ, ऐसा लगता है जैसे मेरे सिर पर पूरी बिल्डिंग आ गिरी हो। मैं इसको तीसरा बार करने नहीं दूंगा। अपनी जान निकलने का इसको मैं इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। भागो कमांडो और बचो, पर मैं तुमको बचने नहीं दूंगा। अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरे आगे के प्लानों में भी अड़ंगा डालोगे, इसलिए तुमको मरना होगा। सुपर कमांडो ध्रुव और यह खतरनाक गोरिल्ला मुझे मारने में कोई कसर भी नहीं रखेगा। इसको तुरंत रोकना होगा, और इसको रोकने का पहला काम इसके कदम उखाड़ना है। ध्रुव ने ऊपर से तोड़कर एक झालर गोरिल्ला के पैरों में फंसा दी, और उस शक्तिशाली झटके से विशालकाय गोरिल्ला जमीन पर आ गिरा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौना है, और इसको रोकने का दूसरा कदम इसके सर्किट को ख़त्म करना है, और यह काम जग में भरा पानी करेगा।
यह पानी इसके खुले मुंह के अंदर जाकर इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को बेकार कर देगा और साथ ही साथ यह विनाशकारी खिलौना भी। आह, ये क्या! ध्रुव को अब तक खिलौने की फुर्ती का अंदाजा नहीं हो पाया था। गोरिल्ला के एक फुर्तीले वार ने उसकी सारी योजना पर पानी फेर दिया। हा हा हा, अगर यह लड़ाई लंबी खिंच गई तो शायद ध्रुव मेरे खिलौनों पर काबू पा लेगा। अब मुझे इसको जल्दी से जल्दी काबू करना पड़ेगा। ओ ध्रुव तो वामन इस गोरिल्ला को रिमोट कंट्रोल बेल्ट से चला रहा है। अगर मैं इसकी बेल्ट तक पहुंच सकूं तो। ध्रुव का ध्यान पल भर के लिए गोरिल्ला पर से हटा और यह गलती उसको बहुत महंगी पड़ी। एक विशालकाय पंजे ने ध्रुव के शरीर को अपने शिकंजे में कस लिया था। फिर शिकंजा तेजी से ध्रुव पर कसने लगा, पर ध्रुव बिना लड़े हार मारने वालों में से नहीं था। लेकिन यह लड़ाई बेकार थी क्योंकि गोरिल्ला बुलेट प्रूफ रबड़ का बना था। हा हा, लड़ो ध्रुव लड़ो, पर तुम्हारे किसी भी वार का इस पर कोई असर नहीं होगा। वो ना वामन सही बोल रहा है। आह, इस खिलौने की जकड़ तो मुझ पर बढ़ती ही जा रही है। इसमें जान है। यह चलता फिरता इलेक्ट्रॉनिक खिलौना है और इसकी जान इसकी बैटरी है। ऐसे खिलौने बगैर बैटरी के नहीं चल सकते हैं और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि यह इसका बैटरी कंपार्टमेंट ही है। ध्रुव की इस एक ठोकर ने बैटरी कंपार्टमेंट के चिथड़े उड़ा दिए और बैटरी बाहर निकलकर दूर जा गिरी। और बैटरी निकलते ही गोरिल्ला का विशालकाय शरीर तेजी से छोटा होने लगा। उफ, इस बार तो लगता है कि मैं अपनी मौत को टाल नहीं पाऊंगा। जितनी देर में वह आदमी मेरी मूर्ति को ढूंढ चुका है, अब वह उसे लेकर भाग रहा है, पर मैं उसको भागने नहीं दूंगा। ओह सनी, इधर! ओफ, इसने मूर्ति वामन की तरफ उछाल दी है। अब वामन इसे लेकर भाग रहा है, पर मुझे वामन के पीछे जाना पड़ेगा। पर बाहर वामन तो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। इसने अपने पैरों में इंजन लगे स्केट्स बांध रखे हैं, पर मेरी इस मोटरसाइकिल में इससे बड़ा इंजन लगा है। मैं वामन को किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे सकता। यह छोकरा तो मेरा पीछे ही पड़ गया है, लेकिन मैं भी इसको अभी इंतजाम कर देता हूँ। और अगले ही पल वामन ने सड़क पर कंचे बिछा दिए थे। सैकड़ों कंचे सड़क पर तेजी से चारों तरफ बिखरने लगे। मोटरसाइकिल पर कई आश्चर्यजनक करतब दिखा सकता था, पर गोल कंचों पर मोटरसाइकिल चला पाना उसके भी बूते से बाहर की बात थी। और उन गोल कंचों पर फिसलकर उसकी मोटरसाइकिल एक साइड जा गिरती है। अच्छा, तो वामन समझता है कि वह मुझे कंचों से मात दे सकता है, पर मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अब ये कंचे ही मुझे वामन तक पहुंचाएंगे। और फिर बाप रे, इस लड़के के सिर में दिमाग लगा है या कंप्यूटर! अब तो यह और तेजी से मेरे पीछे आ रहा है। मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए। सुपर कमांडो ध्रुव! अरे, अब इसके रोलर स्केट्स में स्प्रिंग निकल आए हैं और यह कंगारू की तरह उछल उछल कर भाग रहा है। मुझको पकड़ने से ज़्यादा आसान लोहे के चने चबाना है ध्रुव, क्योंकि वामन हमेशा एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। परंतु पीछे देख रहा वामन अपने आगे नहीं देख पा रहा था, और जहाँ सड़क के किनारे रखे कोल तार के ड्रमों में से एक ड्रम सड़क पर जा गिरा था। पिंगले कोल तार पर गिरने के बाद फिर वामन उछल नहीं पाया। कोल तार और इसमें स्प्रिंग मेरी फंस गई है। कोल तार बड़ी खराब चीज़ है वामन, अगर एक बार किसी को पकड़ लेती है तो बगैर काला किए नहीं छोड़ती है। चंडिका तुम यहाँ पर कैसे? मैं इसी की खोज में निकली थी ध्रुव। किस्मत से यह मुझे यहीं पर मिल गया है, वरना इसको जेल से भागने देने के लिए मैं अपने आप को दोषी मान रही थी। अरे, तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने मुझे पकड़ ही लिया हो। तो तुम समझते हो कि तुम हम दोनों से बचकर भाग निकल सकते हो? वामन हमेशा एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। तुम्हारी महान ट्रिक अगर यह खिलौने वाली पिस्तौल है तो कोशिश कर। वामन ने ट्रिगर दबाया और पिस्तौल से एक सेक्शन कैप निकलकर सैकड़ों फीट हवा में ऊपर उछल गई। बहुमंजिली इमारत की छत पर जा चिपकी और डोरी वापस पिस्तौल में सिमटने लगी। बाय बाय सुपर कमांडो ध्रुव, मेरे जूते और सूटकेस संभाल कर रखना। कमांडो, मैं इनको वापस लेने जरूर आऊँगा। अब हमको इसको नहीं पकड़ पाएंगे चंडिका, लेकिन अब एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि वामन का मुख्य उद्देश्य मूर्तियों को चुराना है। पर क्यों? इस सवाल का जवाब पुलिस के भी पास नहीं था। राय बहादुर जी का फ़ोन आते ही हम यहाँ पहुँच गए थे, पर वह गंजा आदमी तब तक यहाँ से भाग निकल चुका था। यह तो उसी से पता चल सकता है कि वामन और मूर्तियों से क्या संबंध है। वामन किस जुर्म में जेल गया था इंस्पेक्टर साहब? रक्षा मंत्रालय के मेन कंप्यूटर सेंटर से एक गुप्त फाइल चुराने के आरोप में। चोरी तो उसने बखूबी की थी, लेकिन गलती से एक अलार्म बज जाने से सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए थे। वामन वहां से भागा, पर सुरक्षाकर्मियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वामन भागकर एक खिलौना फैक्ट्री में छिप गया था। उस समय तक पूरा एरिया सील किया जा चुका था। आखिरकार वामन को उस फैक्ट्री से पकड़कर उस फाइल को बरामद कर लिया गया, पर वामन को
और वामन को नारक जेल भेज दिया गया था। उस फैक्ट्री का क्या नाम था? राज टॉय फैक्ट्री। उफ, तो यह बात है, क्या बात है। उफ, मेरे वायरलेस पर हेडक्वार्टर से मैसेज आ रहा है। क्या उनको ठीक से पहचाना है ना? ओके, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कहते हैं ना कि मुसीबत अकेले कभी नहीं आती है, अपने भाई बहनों को साथ लेकर आती है। इस बार मुसीबत अपने साथ दो भाइयों को लेकर आई है। हमारे दो दुश्मन देशों के खतरनाक एजेंट मसूद और चुंग को आज राजनगर में देखा गया है। अब उन पर नज़र रखने के लिए और पुलिस फोर्स का इंतजाम करना पड़ेगा। मुझे तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर जाना होगा। अभी चलते हैं इंस्पेक्टर, अगर कोई खबर मिलती है तो मुझे तुरंत सूचित करना। और फिर तुम राज टॉय फैक्ट्री का नाम सुनकर चौंक क्यों पड़े थे ध्रुव? क्योंकि जिस राज टॉय फैक्ट्री में वामन भाग कर छिपा था, उसी राज टॉय फैक्ट्री में मेरी मूर्तियों को बनाया गया था। और उन मूर्तियों में क्या चमत्कार है, इसका जवाब तो मैं सिर्फ हमें वामन ही दे सकता है। अब वामन को पकड़ने के लिए हमको जाल बिछाना ही पड़ेगा। और फिर कमांडो हेडक्वार्टर में तुम लोग सब ठीक तरह से समझ गए ना पीटर और करीम? यस कैप्टन। तो तुम लोग तुरंत निकल जाओ, वक्त बहुत कम है। पीटर और करीम के जाने के बाद नताशा ध्रुव और चंडिका की तरफ मुड़ा। 4 मूर्तियों में से सिर्फ 2 मूर्तियां वामन पहले ही ले जा चुका है। अब 2 मूर्तियां ही बची हैं। उनमें से एक उद्योगपति पुरिया के पास है और दूसरी मूर्ति श्वेता के पास। अब हमको यह नहीं पता है कि वामन कहाँ पर पहले हमला करेगा, इसलिए दोनों जगह पर एक साथ ही निगरानी करनी पड़ेगी। मैंने सोचा है कि पुरिया के घर की निशानी तुम दोनों करोगी और श्वेता की मूर्ति की निगरानी में। ठीक है ध्रुव, बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। बोना वामन ध्रुव से पहले ही अपनी योजना पर काम कर शुरू कर चुका था। कैसी खराब किस्मत है, राय बहादुर के पास वाली मूर्ति से भी काम नहीं बना। अब पहले पुरिया के पास वाली मूर्ति को उठाना होगा और शायद उसी से मेरा काम बन जाए, वरना मामला बहुत खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि चौथी मूर्ति ध्रुव की बहन श्वेता के पास है और वहाँ से उसको उड़ाना लगभग असंभव काम है। पुरिया की किस्मत अच्छी थी क्योंकि इस वक्त वह पूरे परिवार के साथ हिल स्टेशन पर गया हुआ था, पर उसका बंगला खाली नहीं था। कोई ट्रक इधर ही आ रहा है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुरिया के सिक्योरिटी गार्ड बंगले की निगरानी कर रहे थे। इधर तो तार लग गए हैं अब उस पर ट्रक तो खाली है, इसको कोई भी चला नहीं रहा है और यह ट्रक नहीं रुक भी रहा है। इसकी स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है। यह ट्रक मरने जा रहा है क्या? ये क्या हो रहा है? यह खाली ट्रक चल कैसे रहा है? ना ड्राइवर ना माल। और अगले ही पल पहरेदार की सांसें गले में ही रुक गई थी और उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई थी। ट्रक खाली नहीं था। उफ, यह क्या है? इस पर गोलियां चलाओ। गोलियां चलाई तो जरूर, लेकिन रोबोट वामन के शरीर पर हल्के से कब्जे करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। ये मूर्ख खामका मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जबकि मेरे पास बहुत कम समय है। और फिर रोबोट का कहर पहरेदारों पर टूट पड़ा। चंडिका और नताशा के घटनास्थल तक पहुंचने से पहले ही मैदान एक बार फिर साफ हो चुका था। ऑफ कोर्स, यहाँ पर तो बोना वामन ने रोबोट से तबाही मचा रखी है। बिना कुछ सोचे समझे नताशा का पैर एक्सीलरेटर पर दबता चला गया और कार एक कर्णभेदी धमाके के साथ रोबोट के पैर से जा टकराई। यह तो हिला तक नहीं चंडिका, अब हम इसको कैसे रोकेंगे? घबराओ मत नताशा, मूर्ति लेने के लिए इसको मकान के अंदर जाना होगा और इसके लिए वामन को रोबोट से बाहर निकलना ही होगा। हम इसके बाहर निकलने का इंतजार करेंगे और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ 3 दीवारें तोड़नी पड़ेंगी। पर वामन को बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रोबोट के एक जोरदार वार से ही पूरी दीवार नीचे आ गिरी थी। मुझे मालूम है कि मूर्ति किस कमरे में रखी है। चंडिका, हमको स्पेशल फोर्स को बुला लेना चाहिए। फोर्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। पर क्या? हमको इसके कंट्रोल पैनल तक पहुंचना होगा, पर वह तो बहुत ऊंचा है, तो हमको इसे नीचे लाना होगा और इसके लिए इस रोबोट को गिराना होगा हमको। नताशा, जल्दी से सारी गोलियां निकाल लो। कुछ पलों बाद दर्जनों कंडे और गोल कारतूस जमीन पर इधर उधर लुढ़क रहे थे। पैर पड़ने के बाद संतुलन बनाए रखना एकदम असंभव था। देखा नताशा, कंट्रोल पैनल नीचे आ गया है अपने आप। मैं अभी इसे तोड़कर वामन को बाहर। उफ नो, यह शीशा बुलेट प्रूफ है, पर कम से कम हम इसको लोहे के तार से बांध ही तो सकते हैं। पर इससे पहले कि चंडिका अपना काम पूरा कर पाती, रोबोट उठकर खड़ा होने लगा और साथ ही साथ चंडिका का शरीर भी हवा में उड़ने लगा था। और इसी वक्त चंडिका के दिमाग में एक नया प्लान कौंध रहा था। नताशा, अगर यह टीन का बक्सा छत की ऊंचाई से गिरेगा तो
कबाड़ी बाजार में बिकने लायक हो जाएगा यह। मैं समझ गई चंडिका। नताशा ट्रक की तरफ दौड़ पड़ी और उसने लोहे के तार को ट्रक में कसकर बांध दिया था और ट्रक एक धड़धड़ाहट के साथ स्टार्ट हुआ और साथ ही साथ रोबोट वामन भी तेजी से हवा में उड़ने लगा और कुछ ही पलों बाद रोबोट वामन जमीन से कई फुट ऊपर हवा में लटक गया था। नताशा, खोल दो इसे। और नताशा ने एक झटके से ट्रक में बंधे तार की गांठ को खोल दिया और रोबोट वामन धड़ाम से नीचे आ गिरा। और चंडी का ख्याल एकदम सही था, रोबोट अब फिर उठने लायक नहीं रहा। ओके ओके, मैं अपनी हार मानता हूँ। शाबाश, तुम तो एकदम से अच्छे बच्चे बन गए हो। अब तुम मुझे यह भी बता दो कि ध्रुव की मूर्तियाँ तुम क्यों चुराना चाहते हो। इस ब्रीफ केस को खोलोगी तो खुद ही सब समझ जाओगी। इसमें कोई बम तो नहीं है। मैं आत्महत्या के मूड में नहीं हूँ। अगर इसमें बम होगा तो इसके खोलते ही तुम्हारे साथ साथ मेरे भी चिथड़े उड़ जाएंगे। इसमें सिर्फ उन मूर्तियों का रहस्य बंद है। और चंडिका के ब्रीफ केस को खोलते ही और उस बक्से के अंदर अलग अलग रंगों की कई रोशनियां चमकने लगी और साथ ही साथ एक मीठी गुनगुनाहट भी हवा में तैरने लगी और ब्रीफ केस के अंदर रखी चंडिका और नताशा की आंखें पथराने लगी। हाँ हाँ, वामन हमेशा एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है और इस बार मेरी ट्रिक यह सम्मोहिनी यंत्र था। इसी वक्त ये दोनों सम्मोहित लड़कियां पूरी तरह से मेरे वश में हैं। जाओ और मकान के अंदर से ध्रुव की मूर्तियां उठाकर मेरे पास लाओ। हा हा हा। और वहां से कुछ किलोमीटर दूर दुश्मन देश के जासूस महमूद पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। महमूद उस दुकान में जा रहा है, कुछ खरीदना होगा, उस पर नजर गड़ाए रखो। पर महमूद पुलिस वालों से ज़्यादा सतर्क था। मूर्ख पुलिस वाले ये समझते हैं कि मैं यह नहीं जानता कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है, बल्कि ये लोग यह नहीं जानते कि इस डिपार्टमेंटल स्टोर में एक साइड डोर भी है और इस वीरान सुनसान गली में यह खुलता है। अब ये पुलिस वाले डिपार्टमेंटल स्टोर को ही ताकते रह जाएंगे और मैं आराम से खिंचम जाऊंगा। ओह, एक कौन। दूसरी तरफ चुंग को भी कुछ ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा था। मैं ओबराय होटल से बोल रहा हूँ सर, शिकार अभी यहीं पर है, अभी वह टॉयलेट जा रहा है। इस पुलिस वालों को शायद यह नहीं बताया गया है कि मेकअप मास्टर चुंग वेश बदलने में माहिर है। अब मैं इस मूर्ख के बगल से ही आराम से टहलता हुआ निकल जाऊंगा और यह टॉयलेट की चौकसी करता रह जाएगा। कुछ ही मिनटों बाद चुंग अपनी कार को स्टार्ट कर रहा था। अब मुझे इस काम को निपटा देना चाहिए जिसके लिए मैं इस देश कौन कौन के इस रहस्य को हम यहीं छोड़कर बोना वामन के गुप्त अड्डे पर चलते हैं, जहाँ पर वामन अपनी किस्मत को कोस रहा था। इस मूर्ति से भी कुछ नहीं मिला, अब तो आखिरी मूर्ति लानी ही पड़ेगी। मेरी किस्मत तो दुश्मन की भी ना हो ऐसी किस्मत। पर वह तो ध्रुव के घर में है बॉस। मैं जानता हूँ उस मूर्ति को वहाँ से लाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पर इन दोनों बंधकों को मैं इसलिए यहाँ पर लाया हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर मैं इनको ख़त्म करने की धमकी देकर ध्रुव को खामोश कर सकूँ। पर उस मूर्ति को ऐसा क्या है बॉस जिसके लिए आप ध्रुव के घर पर डाका डालने तक के लिए तैयार हो। उस मूर्ति में एक ऐसी माइक्रो कंप्यूटर चिप्स है जिससे भारत सरकार के कई गुप्त रहस्य बंद है। कंप्यूटर सेंटर में चोरी करने का मुख्य मकसद उस माइक्रो चिप्स को चुराना ही था, पर पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए चलते चलते मैंने एक फाइल को भी उठा लिया था। पर तभी अलार्म बज गया और मुझे तेजी से भागना पड़ा। भागकर मैं राज टॉय फैक्ट्री में छुप गया था। पर जब मैं राज टॉय फैक्ट्री में छुपा हुआ था और पुलिस ने मुझे घेर लिया था, तब मुझे यह डर सताने लगा कि अगर पुलिस ने मेरी तलाश ली तो माइक्रो चिप्स उनके हाथ लग जाएगी। उस वक्त वहां पर ध्रुव की 4 अदबुनी मूर्तियां रखी हुई थी। मैंने जल्दी से माइक्रो चिप्स उनमें से एक मूर्ति के अंदर डाल दी और इससे पहले कि मैं उस मूर्ति पर कोई निशान लगा पाता, दरवाज़ा टूट गया था और मुझे पकड़कर नारक जेल भेज दिया गया। उन माइक्रो चिप्स को बेचने के लिए मेरी 2 विदेशी सरकारों से सौदेबाजी चल रही है और उन दोनों ही देशों के जासूस माइक्रो चिप्स पर बोली लगाने के लिए राजनगर में आ चुके हैं। वे यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं, इसलिए वह मूर्ति मुझे जल्दी से जल्दी हासिल करनी होगी। दूसरी तरफ ध्रुव के लिए बुरी खबरों का अंबार लग रहा था। क्या पुरिया के घर से मूर्ति के साथ साथ नताशा और चंडिका भी गायब है? हाँ ध्रुव, अब हमको यह नहीं पता है कि वे वामन का पीछा कर रही है या वामन उनको बंधक बनाकर ले गया है। और दूसरी खबर क्या है? महमूद और चुंग पुलिस को चकमा देकर भाग निकले हैं। इस वक्त वे कहाँ पर हैं यह कोई नहीं जानता है। महमूद और चुंग मौजूद थे सुरक्षित जगह पर, कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर में। आराम से बैठो चुंग, हमारा काम अभी नहीं शुरू हुआ है। वैसे भी अब सिर्फ 1 ही घंटा की बात और है और उसके बाद हमको रीगल वार पहुंचना है। यहाँ से सनी नामक आदमी हमको वामन तक ले जाएगा।
दिन ढलता जा रहा था और ध्रुव की उलझनें भी बढ़ती जा रही थी। चंडिका और नताशा भी अभी तक कोई खबर नहीं आई है उन दोनों की, और मैं उनकी तलाश में निकल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अवामन किसी भी वक्त पर यहाँ। अरे ये बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं? ध्रुव ने मुड़कर देखा। वो ना मामन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, पर मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि अपनी मदद के लिए तुम इन दो पिटे हुए राहु कोती को लेकर आओगे। इनको तो मैं सिर्फ सावधानी के लिए लेकर आया हूँ। तुमसे निपटने के लिए तो मेरे बुलबुले ही काफ़ी। हा हा, अब तुम मुझे साबुन के बुलबुलों से हराओगे? ये साबुन के बुलबुले नहीं है ध्रुव, ये बुलबुले एक खास प्लास्टिक सोल्यूशन के हैं, और हवा के संपर्क में आने से इनका आकार बढ़ने लगता है, और फिर इनका आकार इतना बढ़ जाता है कि ये अपने अंदर पूरे एक आदमी को कैद कर लेते हैं। एक बात और, इस बुलबुले को तोड़ना किसी पहलवान के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि यह प्लास्टिक बुलेट प्रूफ है। तुम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और दूसरी, किसी मुसीबत से निपटने के लिए मेरे ये दोनों राहु केतु बहुत है। वामन सही कह रहा था, मैं इस नाजुक से दिखने वाले बुलबुले को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। और वामन मूर्ति लेने के लिए अंदर जा रहा है। इस बुलेट प्रूफ को तो कोई इससे भी ज़्यादा मजबूत चीज़ ही तोड़ सकती है, और मेरे पास वैसी कोई चीज़ नहीं। आह, मिल गई मुझे, वह मजबूत चीज़ मिल गई है जो इस बुलबुले को तोड़ सकती है, और वह चीज़ है राहु केतु के बुलेट प्रूफ फाइबर की बनी पोशाकें। और ध्रुव ने अपने बदन को मोड़ा और प्लास्टिक का गोला लुढ़कता हुआ तेजी से राहु केतु से जा टकराया। और इससे पहले कि राहु केतु संभल पाते, ध्रुव ने भरा गोला एक बार फिर कसकर दोनों के शरीर से जा टकराया। और अब राहु केतु के पास अपने बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। गोला एक बार फिर राहु केतु की ओर बढ़ रहा था। और वेरी गुड, दुष्ट ग्रहों, और कसकर मारो, क्योंकि मुझे इस गोले से बाहर निकलना है। और बुलेट प्रूफ फाइबर के कुछ ही घूसे खाने के बाद गोले में दरारें पड़ने लगी थी। ध्रुव आज़ाद हो गया था। मेरी लोहे से लोहे को काटने वाली थ्योरी फिर कामयाब हो गई है। अब मुझे घर के अंदर जाकर वामन को मूर्ति उठाने से रोकना है, वरना उफ, यह तो मैं भूल ही गया कि अब तक ये दोनों दुष्ट ग्रह होश में हैं, और तब तक मैं वामन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए इस बार मैं इनको 15 सेकंड में ठिकाने। अरे इतने फुर्तीले कैसे? आह, इनके सामने तो मेरी सारी फुर्ती बेकार साबित हो रही है। पता नहीं वामन इन दोनों को कौन सा टॉनिक पिला देता है। मेरे घूसों का वैसे भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा है, और इनके एक बुलेट प्रूफ घूसे से ही मेरी सारी बत्ती सी हिल जाती है। इनको हराने के लिए मुझे सबसे पहले इनकी पोशाकों का इंतजाम करना होगा, और शुरुआत होती है हेलमेटों से ही। ध्रुव का हवा में उड़ता बदन राहु केतु के हेलमेटों को उतारता हुआ जमीन पर आ गिरा। ध्रुव ने तुरंत पलटकर राहु केतु की तरफ देखा, और नहीं, यह नहीं हो सकता है। ध्रुव के सामने राहु केतु नहीं, बल्कि उसके दो सबसे करीबी दोस्त खड़े हुए थे, नताशा और चंडिका। यह तुम दोनों क्या कर रही हो? होश में आओ, तुम दोनों तो कुछ सुन ही नहीं रही हो। इनकी आंखें और इनके चेहरे ये बताने को काफ़ी हैं कि इस वक्त इन दोनों को वामन ने सम्मोहित करके अपने वश में रखा हुआ है, और ऐसी हालत में ये अनजाने में मेरी हत्या भी कर सकती है, और मैं इन दोनों पर किसी भी हालत में हाथ नहीं उठा सकता हूँ। वामन ने यह वार मुझ पर बहुत समझ कर किया है, पर वामन यह नहीं जानता कि किसी को बिना हाथ लगाए हराने के लिए भी कई तरीके होते हैं। मकान के अंदर वामन अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। मिल गई, पर ध्रुव ने इसे बहुत छुपा कर रखा था। ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया। अब यहाँ से फुट लेने का वक्त आ गया है। महमूद और चुंग को लेकर सनी अब अड्डे पर पहुंचने ही वाला होगा। बाहर लड़ाई जारी थी। ध्रुव लगभग हार चुका था। अच्छा, तो ध्रुव इनकी असलियत जान चुका है। वेरी गुड। अब यह मुझसे टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। चलो गुलामों, अब हमारे पास वक्त नहीं है। आज वामन ध्रुव के घर से ध्रुव के करीबी दोस्तों की मदद से चोरी करके भाग रहा था, और जमीन पर पड़े ध्रुव में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह उठकर भाग रहे वामन को रोकने की कोशिश करता, या ध्रुव नाटक कर रहा था तो वामन मूर्ति लेकर भाग गया। वेरी गुड। अब मुझे वामन के अड्डे का पता चल सकेगा, और साथ में इन मूर्तियों का रहस्य भी। मैंने उस मूर्ति में एक माइक्रो ट्रांसमीटर लगा दिया था, जिसका रिसीवर मेरे पास है। अब उन सिग्नलों से मुझे यह पता चलता रहेगा कि मूर्ति कहाँ पर है। जहाँ पर वह मूर्ति होगी वहीं पर वामन का अड्डा भी होगा। और थोड़ी ही देर बाद मनोरंजन पार्क पर पहुंचकर सिग्नल बजने लगता है। सिग्नल इस मनोरंजन पार्क के अंदर से आ रहे हैं। ये सिग्नल मुझे ठीक वामन के अड्डे तक ले जाएंगे। पर तभी एक धमाका हुआ, और अगले ही पल रिसीवर के चिथड़े उड़ गए थे। किसी ने मुझ पर गोली चलाई है, और वह रहा
मेरा संभावित हत्यारा। अगले ही पल ध्रुव अंधेरे में गायब हो गया। उफ, अरे कहाँ गायब हो गया? अभी अभी तो यहीं पर था। मैं अभी यहीं पर हूँ, और सिर्फ इतना कि पहले मैं तुम्हारे नीचे था, अब मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। रिसीवर के टूट जाने से तो मेरा सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। अब इस लंबे चौड़े पार्क में वामन के अड्डे को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। यह गुंडा मुझे कुछ बता सकता था, पर इसको मैंने इतना कसकर मार दिया कि अब तो यह कम से कम 3-4 घंटे तक बेहोश रहेगा। अब कोई नई तरकीब लगानी ही पड़ेगी। पर वामन ध्रुव के आने से अनजान नहीं था। मैं जानता था कि इसको जिंदा छोड़ना मेरी बेवकूफ़ी होगी, पर अब मैं यह गलती दोबारा नहीं करूँगा। केतु, हमको इस मुसीबत से जल्द ही जल्द निपटना होगा, क्योंकि अब महमूद और चुंग को लेकर सनी आता ही होगा। ओके बॉस, अब मैं इसकी लाश के साथ ही लौट कर आऊँगा। बाहर ध्रुव के साथ सिर्फ निराशा ही लग रही थी। ओफ, कहीं पर कुछ पता नहीं लग रहा है। अब तो सिर्फ भाग्य से ही वामन के अड्डे का पता चल सकता है। अरे, यह पत्थर जब जमीन से टकराया तो ऐसी आवाज़ हुई जैसे यहाँ की ज़मीन खोखली हो। क्या यह हो सकता है कि वामन का अड्डा अंडरग्राउंड हो? तभी एक हल्की सी हरकत ने ध्रुव का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अरे, वह रोलर कास्टर की पटरियों से क्या लटक रहा है? यह तो मेरी मूर्ति लग रही है। और कुछ ही मिनटों बाद ध्रुव उस जगह पर खड़ा हुआ था। यह तो सचमुच मेरी ही मूर्ति है, पर अब इसके चिथड़े ही कर दिए गए हैं यहाँ सिर्फ। लेकिन इसको यहाँ पर लटकाने का क्या मतलब हो सकता है? अभी धड़धड़ाहट ने ध्रुव का विचार भंग कर दिया, और रोलिंग ट्रेन गोली की रफ्तार से ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी। उफ, तो यहाँ पर मूर्ति को लटकाने का मतलब मुझे जाल में फंसाना था। हा हा, भागो ध्रुव भागो। पर अब तुम भाग कर जाओगे कहाँ पर? अब या तो तुम ट्रेन से टकरा कर अपने चिथड़े उड़वाओगे, या सैकड़ों फुट नीचे गिरकर अपनी हड्डियों का चूरा बनवाओगे तुम। तेज गति भागना बेकार है। इस ट्रेन की स्पीड मेरी स्पीड से 10 गुना ज़्यादा है। अब इसका सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तेज गति से फिसलती ट्रेन ध्रुव से 1 फुट की दूरी पर आ गई थी, और उसी पल ध्रुव ऊपर की ओर उछला। अरे, ट्रेन इसके ऊपर से नहीं बल्कि यह ट्रेन के ऊपर से निकल गया है। पर यह बचकर जाएगा कहाँ? कुछ ही सेकंडों में ट्रेन वापस इस जगह पर आ जाएगी। लेकिन जब ट्रेन वापस घूमी तो अरे, कहाँ गायब हो गया? इसको तो इसी जगह पर होना चाहिए था। अगले ही पल केतु के पैरों के नीचे से ट्रेन निकल गई थी। यह क्या है? मैं ऊपर कैसे? ध्रुव, छोड़ दो मुझे, तुम छोड़ दो। अगर मैंने तुमको यही नहीं बताया अगर तुमने मुझको यह नहीं बताया कि वामन का अड्डा कहाँ पर है, तो मैं तुमको सचमुच छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, सॉरी, मैं गलत बोल गया। मुझे मत छोड़ना। तो फिर बताओ मुझको। मुझे धमकाओ मत। मेरे एक इशारे पर वामन चंडिका और नताशा को मौत के घाट उतार देगा, समझे? मुझे उन गद्दारों की जान की कोई परवाह नहीं है। अभी तो तुम सिर्फ अपनी जान की फिक्र करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यह ध्रुव बोल रहा है। मैं समझ रहा था कि दोनों लड़कियों को मारने की धमकी देकर मैं ध्रुव से कुछ भी करवा सकता हूँ। अब मेरे सामने एक ही रास्ता बचा है, ध्रुव के साथ साथ केतु को भी खत्म कर देने का, अपनी मिनी मिसाइल से। वरना केतु ध्रुव को इस अड्डे का पता बता ही देगा। और अगले ही पल एक चमकती चीज को अपनी तरफ बढ़ते देख केतु बुरी तरह से भयभीत हो उठा। यह तो मिनी मिसाइल है। मुझे छोड़ दो। इस इतना भयभीत कि ना तो उसे नीचे गिरने की चिंता रही, और ना ही रोलर ट्रेन से टकराने का डर था उसे। दो वस्तुओं के टकराने की और हड्डियों के टूटने की कई भीषण आवाजें हुई, और हवा में गिरता हुआ केतु का शरीर अंधेरे में गायब होगा। हे भगवान, यह तो नीचे गिर गया है, और यह मिसाइल अब मेरी तरफ आ रही है। इससे बचने के लिए मुझे आखिरी क्षण तक इंतजार करना होगा। और मिसाइल के पास आते ही इसके रास्ते से अलग हटना रास्ता बदल दिया है। अब यह मेरे पीछे ही आ रही है, और इससे मैं बचकर भाग भी नहीं सकता हूँ। अब थोड़ी देर में यह मिसाइल मेरे चिथड़े उड़ा देगी। 1 मिनट, यह रोलर ट्रेन, यह भी मिसाइल जितनी तेज गति से ही चल रही है। और अगले ही पल ध्रुव का सर्कस से सदा हुआ बदन तेज गति से गुजरती रोलर ट्रेन में आ गिरा। हाँ, अब मैं थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हूँ, पर इस ट्रेन का कंट्रोल भी वामन के हाथ में ही होगा। अब वह इसे जल्द ही रोक देगा, और उससे पहले कि मुझे इस मुसीबत का हल ढूंढना होगा। यह तो पक्का है कि वामन वीडियो कैमरों से मुझ पर नज़र रख रहा है। अब अगर मैं उस वीडियो कैमरे को ढूंढ सकूं तो मेरा काम बन सकता है। जल्द ही ध्रुव की सतर्क आंखों को कैमरा नजर आ गया। वह रहा एक वीडियो कैमरा। अब जैसे ही ट्रेन इसके पास पहुंचेगी, मैं कूद कर रोलर ट्रेन से अलग हो जाऊंगा। पर ध्रुव की जो भी योजना थी वह नाकाम अब होने वाली थी, क्योंकि मिसाइल ने ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा था।
और मिसाइल अपने निशाने से जा टकराई। एक कर्णभेदी धमाका हुआ। धुएं के गहरे बादलों ने सारे वातावरण को ढक लिया था और जब धुआं छटा तो वोना वामन अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दृश्य देख रहा था। स्क्रीन पर ध्रुव की 7वीं 6th लाश साफ नजर आ रही थी। अरे वाह वाह, मैंने कितना महान काम कर डाला। मैंने ध्रुव को ख़त्म कर दिया। अब मुझे किसी का भी डर नहीं रहा। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा दिन है। आज वामन के लिए सचमुच सुनहरा दिन था। उसका हर दाव सही पड़ रहा था। बॉस, मैं इन दोनों मेहमानों को ले आया हूँ। उफ, महमूद और चुंग, आओ आओ, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था। माल कहाँ पर है वो ना मामन? यह रही है माइक्रोचिप्स, जिसमें भारत सरकार के कई अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बंद है, जिसकी नीलामी के लिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। अब मैं माइक्रोचिप्स की नीलामी शुरू करता हूँ। बोली 10 करोड़ से शुरू होगी। चलो, जो ज़्यादा बोली लगाएगा माल उसी का हो जाएगा। मेरी बोली 10 करोड़, मेरी बोली भी 10 करोड़। तुम दोनों तो एकदम नौसिखिए लगते हो। नीलामी ऐसे नहीं होती है। तुम में से किसी ना किसी को तो बढ़कर बोली लगानी ही पड़ेगी, वरना मैं इस माइक्रोचिप्स को कैसे बेचूंगा। अब तुम इसे किसी को नहीं बेचोगे वामन? उफ, तो तुम यह चिप्स मुझसे ज़बरदस्ती छीनना चाहते हो? चुंग यही आधा गलत, ज़बरदस्ती ठीक नहीं समझे, पर चुंग गलत समझ गए। मामूद और चुंग हमारे कब्जे में है वामन, और उन लोगों ने सब कुछ उगल दिया है। हम कमांडो फोर्स के कैडेट पीटर और करीम हैं और हम तुमको गिरफ्तार करते हैं। हैंड्स अप। जरा से भी हिले तो खोपड़ी की जगह हवा मिलेगी। शाबाश सनी, इनको ऐसे ही कवर किए रखना। तब तक मैं इन दोनों को बांधने के लिए रस्सी। पर सनी का खेल खत्म हो चुका था। चंडिका, यह क्या कर रही हो? हट जाओ वहाँ से, यह मेरा आदेश है। तुम्हारे आदेश को तो मैं अभी तुम्हारे मुंह में वापस ठूस देती हूँ। उफ, यानी तुम पर मेरा हिप्नोटिक कंट्रोल खत्म हो गया? पर कैसे? हम दोनों पर तुम्हारा हिप्नोटिक कंट्रोल तो तभी खत्म हो गया था जब हम दोनों ध्रुव से लड़ रहे थे और तुम घर के अंदर मूर्ति ढूंढ रहे थे। लड़ाई के दौरान ध्रुव ने एक ऐसे नर्वस बम का इस्तेमाल किया जिससे हम पर कुछ क्षणों के लिए बेहोशी छा गई थी, और होश में आने पर हमको समझ नहीं आया कि हम लोग कहाँ पर हैं और ध्रुव से क्यों लड़ रहे हैं। पर ध्रुव ने जल्दी सारी स्थिति को हमको समझा दिया और हमें ऐसा नाटक करना शुरू कर दिया कि जैसे हम दोनों अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में हो। तो तुम लोग समझ रही हो कि तुम दोनों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। तुम लोग फिर भूल गए कि वामन हमेशा एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है, जैसे यह मिनी स्मोक बम। पल भर में चारों तरफ धुएं के बादल छा गए। उफ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैं करीम हूँ भाई, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अब ये सब काफ़ी देर तक अंदर बंद रहेंगे और तब तक मैं माइक्रोचिप्स लेकर यहाँ से भाग खड़ा होऊंगा। हा हा, यह आवाज़। वामन घुमा और उसकी सांसें और धड़कन उसके सीने में ही रुक गई। ध्रुव, तुम बच गए, पर मैंने तो तुम्हारी लाश देखी थी। हा हा, वह मेरी लाश नहीं बल्कि वह मेरी मूर्ति थी जो तुमने रोलर कास्टर पर लटका रखी थी और जो कैमरे की आंखों से असली जैसी लग रही थी। ठीक वैसे ही जिस तरह से फिल्मों में छोटे बिल्डिंग मॉडल्स को विशालकाय बिल्डिंगों के रूप में दिखाया जाता है। और जब मुझे मरा समझकर तुमने मुझ पर से ध्यान हटा दिया तो मेरा तुम तक पहुंचना बहुत आसान हो गया था। तुम्हारी आसानी अभी मुश्किल होने वाली है कमांडो, क्योंकि वामन एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। उफ, वामन भाग कर शीश महल के अंदर छुप गया है, पर अब मैं इसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे सकता हूँ। ओह, अब मुझे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती है। भागने का रास्ता वहाँ पर ख़त्म होता है वामन। अब किसी भी तरह की कोशिश बेकार है। तो आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ तुम अभी। ध्रुव, अरे यह तो शीशा है। मैं इधर हूँ कमांडो। शीशा है, यहाँ आओ। मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ और मैं इधर भी हूँ। यह शीशे का घर है सुपर कमांडो। इसके हर शीशे में मेरी ही परछाई है, पर असली वामन कहाँ है यह तुम कभी भी नहीं जान पाओगे, दम तक भी नहीं। उफ, यह मुझ पर ब्लेड सी तेज धार वाली डिस्को से हमला कर रहा है और मैं यह पता नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें से असली वामन कौन सा है। यह तो परिकथाओं जैसा युद्ध लग रहा है जिसमें मायावी राक्षस एक साथ 10 जगहों पर प्रकट होकर युद्ध करता था, और इस युद्ध में मायावी राक्षस बोना वामन का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता जा रहा है, क्योंकि यह मुझ पर जगह जगह बदल कर हमला कर रहा है और मेरे लिए यह पता करना असंभव हो रहा है कि असली वामन कहाँ पर है। ज़्यादा खून बहने से मुझ पर कमजोरी और बेहोशी छाती जा रही है। अब तो लगता है कि मौत सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर ही है। हा हा हा, शाबाश कमांडो, कुछ और सेकंडों के लिए ऐसे ही शांत पड़े रहो। अब की बार मैं निशाना साध कर तुम्हारे गले पर लगाऊंगा और तुम्हारी सारी तकलीफ़ों का अंत हो जाएगा। वामन का हाथ उठा और साथ ही साथ एक कड़कदार आवाज़ गूंजी, वामन इधर देखो। वामन घूमा और उसके घूमते ही सामने खड़ी चंडिका ने
एक झटके से अपने हाथ में पकड़े हिप्नोटिक यंत्र का ढक्कन खोल दिया। चारों तरफ लगे शीशों में हिप्नोटिक यंत्र की रंगीन रोशनियां चमक उठी। खतरे का आभास न होने के कारण वामन चंडिका की तरह आंखें मूंद नहीं सका। बेहोश से हो रहे ध्रुव की आंखें पहले से ही बंद थीं और पल भर में वामन की आंखें पथरा कर फैल गई। अब तुम बाहर निकलकर माइक्रोचिप्स मेरे हवाले कर दो बोना वामन। सम्मोहित बोना वामन ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चंडिका की आज्ञा का पालन किया। भारत की एक अमूल्य वस्तु अब कानून के रखवाले की मंद मुट्ठी में सुरक्षित है। और फिर तुम्हारे दिमाग का तो मैं लोहा मान गया चंडिका। तुमने जिस तरीके से वामन को पकड़ा है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर तुम ना होती तो आज हमारे देश की सुरक्षा बिक गई होती। नहीं ध्रुव, वामन को पकड़ने में हम सब ने अपना सहयोग दिया है। वामन मेरे कारण नहीं बल्कि हमारी एकता की शक्ति के कारण पकड़ा गया है और इस शक्ति को पूरी दुनिया भी मिलकर हरा नहीं सकती है। और नारक जेल में इस बार इन लोगों ने मुझको रबड़ के मामूली खिलौने दिए हैं। मैं इनको भी हथियार बनाने का रास्ता ढूंढ ही लूँगा। वह दिन जरूर आएगा और उस दिन ध्रुव और उसके साथियों की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।